नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। हुआ यूं था कि 29 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा एक थाना है। चौरी चौरा बड़ी फेमस जगह थी क्रांतिकारियों की। चौरी चौरा कांड हुआ था, अगर आप फ्रीडम मूवमेंट में देखेंगे तो गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में बैकुंठपुर एक गांव है, जहां से शाम को ये खबर आई कि तांत्रिक की कुटिया में महिला तांत्रिक उषा और उसकी एक जानने वाली सुनकेशा, दोनों को किसी ने मार दिया है। बहरहाल पुलिस तुरंत आ गई, गांव वाले इकट्ठा हो गए। मौके पर पुलिस ने देखा कि तांत्रिक उषा मौर्य की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन सुनकेशा की अभी सांस चल रही थी और वो धीरे धीरे, जैसे वो कह रहे हैं कि सुबक रही थी। पुलिस ने सुनकेशा को फौरन अस्पताल पहुंचाया। 2-3 दिन डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सिर पर गंभीर चोटों के कारण 3 दिन बाद सुनकेशा की भी मृत्यु हो गई। डबल मर्डर था, दोनों महिलाओं का था। उनमें से एक आसपास के इलाके में तांत्रिक के रूप में प्रसिद्ध थी। 3-4 सालों से वो गांव से अलग एक कुटिया बनाकर, जिसको सिर्फ तांत्रिक कुटिया या तंत्र मंत्र की कुटिया के नाम से जानते थे, उसी में रहा करती थी। वो अपने घर भी जाना उसने बंद कर दिया था। गांव के या आस पड़ोस के किसी कार्यक्रम में भी आना जाना बंद कर दिया था। और उस तारीख को, यानी 28 मई 2023 को उसके अपने घर में भी शादी थी, लेकिन वो घर की शादी अटेंड करने के लिए कुटिया से निकलकर नहीं गई। सुबह 5 बजे से ही उसके यहाँ तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वालों का तांता लग जाता था। कोई किसी चीज़ से परेशान, कोई किसी चीज़ से परेशान। सबकी दवा उषा मौर्य तांत्रिक के पास थी। बहरहाल डबल मर्डर की सूचना पर एसएसपी गोरखपुर डॉक्टर गौरव ग्रोवर वो वहाँ पर पहुँचे। एएसपी मानुष पारिख वहाँ पर पहुँचे। चौरी चौरा के थानाध्यक्ष पहुँचे और बाकी सब अधिकारी वहाँ पहुँचे। एसओपी के हिसाब से वहाँ पर फॉरेंसिक की टीम पहुँची, डॉग स्क्वाड पहुँचा, और जो क्राइम ब्रांच के लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से काम करने वाले, जिनको डंप डाटा मौके का इकट्ठा करना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है, जिस घटना में आरोपियों का पता न हो, यानी जो ब्लाइंड हो, ब्लाइंड मर्डर हो, डकैती हो, या जिसके बारे में कोई अंदाज ना हो कि किसने किया होगा। ऐसे में वो डंप डाटा निकालने के लिए सेल आईडी लेते हैं अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स की, फिर उसको भेजते हैं, फिर घटना के समय का डाटा मंगाते हैं। ये चेक करते हैं कि क्या इनमें से कोई मोबाइल नंबर उस समय घटना स्थल पर मौजूद था या नहीं था। सारे लोग आए। डॉग स्क्वाड ने भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो गांव से आगे नहीं बढ़ पाया। टीमें बनाई गईं और एएसपी मानुष पारिख को वहीं कैंप करने के लिए कहा गया। सादे में भी लोग लगाए गए, तमाम प्रयास किए गए। धीरे धीरे 1.5 महीने निकल गए, लेकिन इस डबल मर्डर का कुछ भी पता नहीं लगा। बार बार इसकी हर हफ्ते 10 दिन पर रिव्यू मीटिंग भी हुआ करती थी। लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की जाती थी कि थोड़ा बहुत कहीं से उंगली पकड़ने भर को जगह मिल जाए तो शायद हम सही जगह तक पहुंच जाएं। लेकिन
कुछ भी पता नहीं लग रहा था। बस इतना पता लग रहा था गांव में कि ये दोनों, यानी पति उसका गया मौर्य, जो अपने बेटे के साथ अपने घर में रहता था, कुटिया में भी जाता था, बेटा भी जाता था, भीड़ देख के सभी को अच्छा लगता था, चढ़ावा देख के अच्छा लगता था, तो आना जाना उनका लगा रहता था बाप बेटे का, लेकिन दोनों में आपस में बनती नहीं थी, पति पत्नी में। उसका कारण भी लोगों ने बताया कि वो एक दूसरे के ऊपर शक करते थे। गया प्रसाद ये सब करता था कि हमारी पत्नी यानी तांत्रिक पत्नी, अब चूंकि उसका नाम हो गया, बहुत से लोग उसके यहाँ आने लगे, तरह तरह के लोग आने लगे, वो इस बात से विचलित होने लगा और उसे ये शक होने लगा कि शायद मेरी पत्नी के कुछ लोगों से अवैध संबंध हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ महिलाएं ही वहाँ तंत्र मंत्र से निवारण के लिए नहीं आती थीं, पुरुष भी आया करते थे। इसी शक को दूर करने के लिए वो बराबर आने जाने वालों पे नज़र रखता था। अपने बेटे को भी इसी काम में लगा दिया था। कौन बहुत देर तक रुका हुआ है, कौन ज़्यादा देर तक बात कर रहा है, कौन अकेले में वहाँ रुक गया, इस तरह की बातें जो सामान्य होती हैं एक दूसरे के ऊपर शक करने की, उन सब बातों में वो भी उसको खोजबीन में हमेशा लगा रहा। लेकिन दबी जुबान में लोगों ने ये भी कहा कि गया मौर्य भी कम नहीं है। महिला बार बार ये कहती थी, यानी उषा मौर्य तांत्रिक ये कहती थी कि इसके भी अवैध संबंध कुछ महिलाओं से हैं। उसने भी अपने जासूस टाइप के छोड़ रखे थे कि ये देखो किससे मिलता है, किससे बात करता है। इस बात के बाद पुलिस ने दोनों के सीडीआर को खंगालने की कोशिश की, लेकिन कोई एक जिसको वो करते हैं, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसमें किसी एक को नेल किया जा सके। जैसे सामान्य रूप से सीडीआर के एनालिसिस करने पर यह देखा जाता है कि रात में 12 बजे के बाद से किसकी बहुत कॉल्स हैं, या दिन में जिसकी 8-10 कॉल हैं, या जिससे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लंबी लंबी, मान लिया दिन में 2 ही कॉल हैं लेकिन 1-1 घंटे की कॉल हैं, तो फिर शक होता है कि शायद इन दोनों में किसी तरह का प्रेमालाप टेलीफोन के माध्यम से हो रहा हो। लेकिन दोनों ही बहुत चालू थे, वो तांत्रिक भी और उसका पति भी। इन लोगों ने जो कॉल डिटेल या कॉल रिकॉर्ड के उसके जो इंडिकेशंस हैं, उसमें इन दोनों ने किसी से कॉल पर बात नहीं की है सिवा अपने रेगुलर काम काज के। ये भी सही है कि इन दोनों के में इंटरनेट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। महिला चली गई दुनिया से, इसलिए ये बताने वाला कोई नहीं था कि उसकी इंटरनेट एक्टिविटी क्यों इतनी ज़्यादा थी या किस सोशल साइट पर वो ज़्यादा रहती थी। पति से पूछा गया तो पति ने ये बताया कि साहब, जब हम वहाँ आश्रम में रहते थे तो उस समय, और ज़्यादातर समय हम आश्रम में रहते थे, तो जब किसी मरीज को दूर से उसके घर वाले उसका इलाज कराना चाहते थे तो मैं वीडियो कॉल करा के मरीज और तांत्रिक के बीच बात कराता था। रात की कुछ इंटरनेट एक्टिविटी के बारे में उसने ये बताया कि साहब, रात में हम नेट पर सर्च करते थे अपनी पत्नी की मदद के लिए। तमाम चीज़ें जो तंत्र मंत्र से संबंधित हैं, या दिन में इस तरह के किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति को देखा है तो वो सर्च करके अगले दिन सुबह अपनी पत्नी यानी उषा मौर्य को बताया करता था। ऐसा उसने अपने बयानों में बताया। बहरहाल पुलिस को धीरे धीरे उसके पति यानी गया मौर्य पर शक होने लगा। एक दिन पुलिस ने ये कोशिश की कि क्यों ना हम गया मौर्य को थाने पर अकेले बुलाकर उससे डिटेल्ड पूछताछ करें।
पुलिस पहुंच गई उसको लेने के लिए। उसका लड़का बाहर आ गया। उसने कहा, देखिए माँ का साया तो पहले ही उठ गया है, आप लोग मेरे बाप को भी ले जाके बंद कर देंगे अगर, तो हम तो अनाथ हो जाएंगे, हमें रोटी कौन देगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। शोर मचाना शुरू कर दिया। थाने से और पुलिस बल आ गया, पूरा गांव भी इकट्ठा हो गया और गांव वालों ने ऐसी घेराबंदी की कि पुलिस को मजबूरन अपने कदम वापस लेने पड़े। पुलिस चली गई और पुलिस को ये अंदाज़ा सा लगा कि इसकी बहुत यहाँ पर फॉलोइंग है, यानी इसके पक्ष में पूरा गांव खड़ा हो जाएगा। बिना सबूत के इसको कंट्राडिक्ट करना या इसको नेल करना या इससे बातचीत करना ये ठीक नहीं है। लेकिन हल्का फुल्का अंदाज पुलिस को जो शक होता है, शक के बिना पे पुलिस बार बार वहीं पहुंच रही थी बिना किसी साक्ष्य के। मानुष पारिख ने गांव में घूम घूम के ये पता करना शुरू किया कि पत्नी को जो ये शक था कि इसके महिलाओं से संबंध हैं, ये आखिर कौन सी महिलाएं हो सकती हैं। पूरा फोकस इसी पे किया गया, क्योंकि किन पुरुषों से तांत्रिक उषा मौर्य के संबंध थे ये बताना थोड़ा मुश्किल था। सीडीआर से बिल्कुल पता नहीं लगा और चूंकि उसकी मृत्यु हो गई और उसके सबसे नज़दीकी शिष्य उसकी भी हादसे में 2 दिन बाद मृत्यु हो गई, सुनकेशा की। अब केवल एक बात ये और पता करने की थी कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि उषा मौर्य इसको हर बात पर इसीलिए घेरती थी कि उसके भी महिलाओं से संबंध है। तो आखिर वो महिलाएं कौन सी हैं? 4-5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मानुष पारिख जो वहाँ एएसपी थे, उनको थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिलनी शुरू हुई और उन्होंने पता कर लिया कि इसकी कौन सी महिला मित्र थी। पुलिस ने रेड की, महिला पुलिस के जरिए उसको उठवाया और थाने पर ले आई। पूछताछ शुरू हुई। थोड़ी देर में ही वो टूट गई। उसने बताया कि हाँ, गया ने ही मारा है और दोनों को मारने के बाद गया ने सबसे पहले मुझे बताया था। उसकी बातों को सीडीआर से कंफर्म किया गया, लोकेशन से कंफर्म किया गया, उसकी बात दुरुस्त निकली। तब पुलिस ने ताल ठोंक कर गया प्रसाद मौर्य को उसके घर से उठा लिया और उसे ले आए थाने पर। उसे ये नहीं बताया गया कि उसकी महिला मित्र से या कौन उसकी महिला मित्र है जिसका पता पुलिस को लग गया है और महिला मित्र ने बताया क्या है। थोड़ी देर पूछताछ करने पे वो इतना कॉन्फिडेंट था कि ज़्यादा परेशान करेंगे पूरा गांव आ जाएगा, फिर मुझे छोड़ा के ले जाएगा, लिहाजा वो वही दाएं बाएं वाली कहानी अपना सुना रहा था। थोड़ी देर बाद थानाध्यक्ष ने महिला मित्र को उसी कमरे में, उसी कक्ष में जहां उससे पूछताछ हो रही थी गया मौर्य से, वहीं पर उस महिला मित्र को भी लाकर उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। जैसे ही महिला मित्र को गया प्रसाद मौर्य ने देखा, उसकी घिघी बंध गई। उसने कहा, सर मैं सारी बात बताता हूं। और फिर वो तोते की तरह बोलने लगा। उसने कहा, मुझे जो शक था वो धीरे धीरे वो हमारा शक सच में तब्दील होने लगा। गांव के ही 2 लोग थे जो अक्सर देर रात तक उसके पास रुकते थे। मैंने खुद भी उनको आते जाते देखा और मेरे बेटे ने भी उन्हीं दोनों का नाम बताया। लेकिन जब भी मैं इसका जिक्र करता था वो तुरंत मुझसे ये कहती थी कि मैं बताऊं तुम्हारे किससे किससे संबंध हैं। और उसने एक महिला का सही सही नाम भी एक दिन बता दिया। उसी दिन से मैं परेशान हो गया कि अगर
इसको रास्ते से नहीं हटाया तो एक न एक दिन, चूंकि वो महिला शादीशुदा थी, अच्छे परिवार की थी, तो वो भी बदनाम होगी और मेरी भी जो अब तक क्रेडिबिलिटी गांव में बनी है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं समय का इंतज़ार कर रहा था, तभी 28 मई को हमारे यहाँ एक विवाह से संबंधित एक कार्यक्रम था। मैं जानता था कि सारा परिवार घर पर मौजूद होगा उस कार्यक्रम के लिए, लेकिन उषा नहीं आएगी, वो अपनी कुटिया में ही मिलेगी। मैं इंतज़ार करता रहा कि वहाँ ऐसे समय में पहुँचा जाए जब कोई न हो। शाम को 7 साढ़े 7 बजे वो वहाँ पर पहुँचा और उसके हाथ में एक सब्बल था। सब्बल लोहे का भारी रॉड जो गड्ढे वड्ढे खोदने के काम आता है, सॉलिड लीनियर रॉड, जो कहीं खाली उसमें नीचे फल थोड़ा सा कटा होता है, जो ज़्यादातर गड्ढा खोदने के काम आता है। उसको देखकर उषा थोड़ा चौंकी। उसने बताया कि यहाँ जहाँ तुम्हारा पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे के पास ही एक और बल्ली लगानी है, एक और बांस लगाना है, ताकि जो पर्दे का लटका हुआ हिस्सा है उसको सीधा किया जा सके। उसकी बात पर उषा ने यकीन किया। थोड़ी देर तक वो वहां पर, जहां उसने उस बांस को लगाने की बात कही थी, वहां पर ड्रामा करता रहा। थोड़ा बहुत जमीन उसने उस सब्बल से खोदी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ इस बात पे थी कि कब वो दूसरी तरफ देखे, कब उसके सिर पर मैं वार करूं। और हुआ भी ऐसा। वो अपने जो तंत्र मंत्र का साजो सामान रखती थी, उसको ठीक करने में जैसे ही लग गई, वैसे ही, यानी अगले दिन के लिए उसको सब करीने से लगाना, ताकि जो भक्तगण आते हैं, यानी उसके जो ग्राहक आते हैं, दुकान थी वो, तंत्र मंत्र क्या था, दुकान थी, तो उनको इम्प्रेस किया जा सके। जैसे ही वो उसमें उसका ध्यान बटा, वैसे ही पीछे से उस भारी सब्बल से सिर पर वार किया गया प्रसाद ने उषा मौर्य के सिर पर। वो वहीं औंधे मुंह गिर गई। गिरने के बाद सब्बल से कई एक वार उसके सिर और पीठ पर, कमर पर किए, लेकिन अचानक उसको बड़ी जोर से एक महिला के चीखने की आवाज़ आई। वो भीतर आ गई थी और उसने उषा को मारते हुए देख लिया था गया प्रसाद को। जैसे ही उसकी चीख निकली, आंख उधर घुमाई गया प्रसाद ने, देखा ये तो इसकी शिष्या सुनकेशा है। उसने लपक कर उसका बाल पकड़ा, उसे भी जमीन पर गिराया और सब्बल से उसके भी सिर पर और शरीर के तमाम हिस्सों पर वार कर दिए। इसी बीच उसे उस झोपड़ी, यानी उस कुटिया, वो तांत्रिक कुटिया के अगल बगल कुछ खटर पटर की आवाज़ आई। उसने फौरन वहीं कुटिया के पास ही उस सब्बल को छोड़ के और वहाँ से भाग निकला। ये बात सुनते ही पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि उनका जो शक था वो पुख्ता था। तांत्रिक को गिरफ्तार करके और अभी 7 अगस्त को, 2-3 दिन पहले, जेल भेजा गया। इस तरह की घटनाएं कोई वहाँ आसपास के इलाके में नई नहीं है। पिछले 4-5 सालों में कई एक घटनाओं में शक के आधार पर, एक दूसरे के किसी और से संबंध होने के शक के आधार पर पति या पत्नी की हत्या हुई है, और 1-2 नहीं, कई हत्याएं हुई हैं। गोरखपुर में 22 अप्रैल 2017 को कैंट के कूड़ा घाट इलाके में बिशुनपुरवा निवासी सुषमा सिंह ने प्रेमी डब्लू सिंह के साथ मिलकर अपने पति विवेक प्रताप सिंह की हत्या की थी। वो भी कुछ दिनों बाद ही उसका पर्दाफाश हो पाया था। 5 जनवरी 2016 को शाहपुर इलाके के अशोक नगर में
अर्चना यादव ने अपने प्रेमी फिरोज़ाबाद निवासी शिक्षक अजय यादव के साथ मिलकर पति जो बड़े डॉक्टर थे, इसका पूरा किस्सा मैं अपने किस्सा गोई के एक एपिसोड में बता चुका हूँ, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी थी और 5 साल के बेटे नितिन को भी, अपने ही 5 साल के बेटे नितिन को भी हथौड़ा मारकर उसने मार डाला था। बहुत ड्रामा हुआ था इस हत्या के बाद, बड़ा राजनीति अपने चरम पर हो गई क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक थे, लेकिन पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी भी और अपने बेटे की भी हत्या कर दी थी। 27 जनवरी 2020 को गोरखनाथ निवासी क्लिनिक कर्मचारी ओंकार उपाध्याय की हत्या भी उसकी पत्नी नीलम ने करा दी थी। कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है। नीलम के अपने फूफा से ही संबंध हो गए थे। फूफा और नीलम ने मिलकर ओंकार उपाध्याय की हत्या कर दी। 7 नवंबर 2017 को चिलवाताल निवासी मोहम्मद हनीफ की हत्या पत्नी सायरा खातून ने प्रेमी रज्जाक के साथ मिलकर कर दी थी। कारण वही, एक दूसरे पर शक। प्रेमी से संबंध की बात अगर पति को पता लगी तो पति ने पत्नी की हत्या कर दी, और पत्नी को अगर किसी गैर स्त्री से पति के संबंध का पता क्या लगा, शंका हुई सिर्फ, और हत्या हो गई। अभी 25 अप्रैल 2023 को उरुवा इलाके के बंजरिया गांव में सुमित्रा की हत्या उसके पति हरेंद्र ने चरित्र पर संदेह होने पर गला दबाकर मार डाला था उसे, और किसी को शक न हो या वो पकड़ा न जाए इसलिए उसने कमरे में पंखे से लटका दिया था। रात भर वो पंखे से लटकी रही। फिर उसके बाद उसको लगा कि ऐसा न हो कि पुलिस को पोस्टमार्टम में कुछ पता लग जाए, क्योंकि शरीर पे चोट के निशान भी थे। रात में फौरन उसको लपेटा कपड़े में और उसे ले जाकर राजघाट पर उस शव को जला दिया। पुलिस ने बाद में आरोपियों को जेल भेज दिया था। 26 जनवरी 2023 राजघाट इलाके के खुर्रमपुर में एक युवक ने अनैतिक संबंधों के शक में अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी थी और फिर खुद थाने पर पहुंचकर पूरा वाकया बता दिया था। तो ये शक के आधार पे, शक की बिना पे, संदेह पर, सिर्फ संदेह पर पति ने पति की या पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दी। पति या पत्नी में से एक शक के आधार पर इन घटनाओं से मारा गया, उसकी हत्या हुई। आज की घटना, अब आप जरा सोचिए कि एक महिला तांत्रिक, तंत्र मंत्र की कुटिया, पूरे शरीर पर काला कपड़ा, माथे पर काला तिलक, कुटिया के बीच में एक हवन कुंड, हवन कुंड के बगल में एक त्रिशूल गड़ा हुआ, हवन कुंड के पीछे एक पर्दा, वो भी काले रंग का, पर्दे के पीछे एक तख्त पड़ा हुआ, तख्त पे एक बिस्तर लगा हुआ, बिस्तर पर सफेद चादर बिछी हुई, सामने हवन कुंड के सामने दरी बिछी हुई जिस पर दिन के समय भक्तगण आकर बैठते थे। किसी दूसरे का जिसका नंबर होता था उसका इलाज करते हुए उषा मौर्य यानी तांत्रिक को देखा करते थे। जिसका नंबर आता था वो सामने हवन कुंड के बैठ जाता था, कुछ अगड़म बगड़म टाइप का मंत्र पढ़ती थी वो, उसके बाद जोर जोर से उसी मंत्र को दोहराती थी। पास में छोटी छोटी कटोरियों में ढेर सी हवन सामग्री रखी रहती थी। हवन सामग्री में भी आक, ढाक, पीपल, गूलर, जाड़, दूब, कुश, तिल, गुगल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर
केसर, सिंदूर और बाकी और चीज़ें जो उसमें पैकेट में करके रखी रहती थीं, वो सामने वाले की औकात देखकर निकाली जाती थी। केसर बड़ी संख्या में निकाला जाएगा और तमाम चीज़ें इसमें लगती हैं जो तंत्र मंत्र करने वाले हवन करते हैं। वो सामने वाले की औकात देखकर या उसने जो पैसा वहाँ सामने रख दिया है उसको देखकर निकाला जाता था। बीच बीच में जोर जोर से सिर झटक कर बाल को कभी आगे कभी बाल को पीछे उसको करना और कभी कभी बीच में उठकर बड़बड़ाते हुए बुदबुदाते हुए कूदना शुरू कर देना, हाथ में दिया लेकर नाचने लगना, झूमने लगना। ये जितना मैं उस तांत्रिक की कुटिया के बारे में बता रहा हूँ, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। आप इंटरनेट पर चले जाएं और इन महिला तांत्रिकों की सजी सजाई दुकान देख लें। ये सब चीज़ें सजी धजी सारे सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करके सामने भक्त झूम रहे हैं और वो तांत्रिक या पुजारीन या आप जो भी उनको कह दें, वो आपको दिख जाएंगी, एक नहीं अनेकों। और महिला तांत्रिकों का ये बाजार ये बहुत पुराना नहीं है, ये पिछले 5-7 सालों का डेवलपमेंट है। इनकी संख्या में जो 50 गुना 100 गुना बढ़ोतरी हुई है, ये बस बहुत दिन बहुत पहले की बात नहीं है। क्योंकि आज से 40-50 साल पहले हर गांव में एक टोना टोटका करने वाली ज़्यादातर विधवा महिला हुआ करती थी। महिलाएं उसके पास अपनी छोटी मोटी समस्याएं लेकर जाती थीं और वो इसी तरह के टोने टोटके या छोटे मोटे जो क्रियाक्रम होते हैं उससे उनका रोग दूर करने का ड्रामा करती थी। और कभी कभी अगर गांव में किसी पर कोई बात अचानक कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए तो उसके दिमाग में ये चलने लगता था कि हो न हो इसी ने किया होगा, बुढ़िया ने। इसीलिए गांव की ऐसी तांत्रिक कह लीजिए, ओझा कह लीजिए, इनको डायन कहा जाता था, ये चुड़ैल कहा जाता था। और अगर किसी के साथ आकस्मिक रूप से कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए तो फिर वो पूरा घर मिलकर और कभी कभी पूरा गांव मिलकर इसके साथ मारपीट करते थे। और इसी मारपीट में कई बार इस शक में कि ये चुड़ैल है, ये डायन है, हत्या भी कर दी गई है। वो भी इंटरनेट में भरा पड़ा है। ऐसी ही ये तांत्रिक उषा मौर्य थी। लेकिन इंटरनेट का ज़माना है, लोगों को देखकर, लोगों का व्यापार देखकर उसे भी ऐसा लगा होगा कि ये धंधा बड़ा फ़ायदे का है और उसने सारे ड्रामे के साथ दुकान सजाकर ये तंत्र मंत्र का धंधा शुरू कर दिया। गांव में उसका विरोध इसलिए भी हुआ कि उसके पटीदार, पड़ोसी, आसपास के लोग, उनके यहाँ अगर जरा सी परेशानी होती थी तो उन्हें ये लगता था कि इसी ने कुछ कर दिया है। अच्छा, परेशानी किसी भी परिवार में कोई भी हो सकती है और बनी ही रहती है। वायरल सीजन आया, 2 बच्चों के साथ माँ बाप को बुखार आने लगा, शंका हुई कि इसी उषा मौर्य ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है। फसल खराब हो गई तो इसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है। शॉर्ट सर्किट हो गई तो इसी ने कुछ कर दिया है। तो पूरा गांव लगभग जो इसके पटीदार थे वो इस पर शंका करते थे। जो आज से 40-50 साल पहले गांव की ऐसी बुजुर्ग महिला जिसको डायन डायन कह के पीटा जाता था, कुछ इस तरह से। लेकिन अब समय दूसरा है, सबके हाथ में मोबाइल है, पिटाई करना ठीक नहीं है, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, सबूत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस डर से वो कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि उसकी दुकान अच्छी चल रही थी। महिलाओं के अलावा पुरुष भी उसके यहाँ आते थे और मौर्य को यही शक था, उसके पति गया मौर्य को यही शक था कि इन्हीं आने जाने वाले पुरुषों में से किसी एक या 2 के साथ इसके संबंध हैं। गया मौर्य यानी उषा मौर्य के पति के भी कुछ महिलाओं से संबंध थे। इस बात को लेकर
पति पत्नी में उलाहने हुआ करते थे। वो पत्नी पर आरोप लगाता था और पत्नी पति पर आरोप लगाती थी। लेकिन चूंकि पत्नी की फॉलोइंग इस बीच में 3-4 सालों में बहुत बढ़ गई थी, इसलिए वो खुलेआम ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जो उसके मन में रहा होगा। दोनों एक दूसरे की अवैध संबंधों का पता करने के लिए अपने आदमी छोड़ रखे थे दोनों ने। गया मौर्य ने अपने बेटे को लगा रखा था। इसके अलावा भी उसके जान पहचान के जानने वाले, जिन्हें जासूस कहा जाता है, नॉवेल में, उपन्यास में, इस तरह के लोग छोड़ रखे थे। और धीरे धीरे बात बिगड़ती चली गई और इसमें बात यहाँ तक आ पहुँची कि गया मौर्य ने चोरी चोरी अपनी पत्नी यानी तांत्रिक उषा मौर्य की हत्या कर दी और साथ में वो निरपराध महिला जो सिर्फ उसकी शिष्या थी और हत्या करते हुए उसने गया मौर्य को देख लिया था। गया मौर्य को ये लगा कि अगर इसको छोड़ देंगे तो बाहर 1 मिनट नहीं लगेगा ये पता करने में कि मैंने इसकी हत्या की है, लिहाजा उसको भी सिर पर सब्बल मारकर उसकी भी हत्या कर दी। किस्सा गोई परिवार के अपने सुधी श्रोताओं से और परिवार के सदस्यों से यही कहूँगा कि ऐसे ढोंगी बाबाओं, चाहे वो महिला हों चाहे पुरुष हों, उनसे सावधान रहें। ये दुकान लगाकर ठगी करने वाले लोग हैं। देखिए, अगर किसी के पास वास्तव में कोई शक्ति होगी, उसने ये शक्ति अर्जित की होगी, जैसा किताबों में लिखा हुआ है कि कुछ लोगों के पास ये शक्ति आ जाती है। मैंने नहीं देखा किसी को, लेकिन ऐसा तमाम, जैसे पिछली जो सीरीज़ मैंने ढोंगी तांत्रिकों के बारे में चलाई थी, उसमें हमारे बहुत से सुधी श्रोताओं ने, मेरे परिवार के कुछ बहुत ही पुराने सदस्यों ने, किस्सा गोई परिवार के, इस पर आपत्ति की थी कि साहब आप सबको ढोंगी कैसे कह सकते हैं, आप सबको फरेबी कैसे कह सकते हैं, सबको ठग कैसे कह सकते हैं। ये पुरातन काल से चली आ रही विद्या है। इस विद्या के पारंगत सही लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। मैं उनको बिल्कुल कंट्राडिक्ट नहीं करता, मैं न उसकी तायीद करता हूँ, तस्दीक करता हूँ, न ही उसको सिरे से खारिज करता हूँ। ये उनकी मान्यता है, वो जाने। लेकिन ऐसे लोगों से जो इस तरह की दुकान सजाकर हिमालय की कंदराओं में, हो सकता है ऐसे लोग हों, मैं नहीं मिला किसी से, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन इनसे जो खुलेआम बाजार बनाकर दुकान सजाकर ठगी कर रहे हैं, इनके दिखावे में बिल्कुल ना आए, इनके जाल में कभी न फंसें, वरना पछताएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।